हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। लास्ट तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था, और जिसमें से डबल फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट हो गया है, एम्ब्रायो फार्मेशन भी कंप्लीट हो गया, एंडोस्पर्म फार्मेशन भी कंप्लीट हो गया। ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग सिर्फ दो चीज़ें रह गए, एक सीड और एक फ्रूट फार्मेशन। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे सीड और फिर पढ़ेंगे फ्रूट। जैसा कि पहले से ही पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद दो इंपॉर्टेंट घटनाएं होनी है। जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सीड क्या है, तो कहोगे ये फाइनल प्रोडक्ट है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है, तो आंसर देंगे सीड है। दूसरा, ये कब बनता है, फॉर्म्स बाई या आफ्टर कह सकते हो, फॉर्म्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कहां से बनता है, फॉर्म्स फ्रॉम, कहां से, तो आंसर क्या देंगे, ओव्यूल। तो ये भी तो कह सकते हैं कि सीड कुछ नहीं है, सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। तो सीड क्या है, तो कहेंगे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी भी पर्टिकुलर सीड को अगर हम देखेंगे तो सीड में देखिए हमको मिलेगा क्या क्या। सीड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको देखने को मिलेगी वो है सीड कोट। सबसे पहले सीड में हमको क्या मिलेगा, सीड कोट मिलेगा। सीड कोट है क्या, तो वास्तव में ये इंटेगुमेंट है ऑफ ओव्यूल। होता यह है कि जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ है नहीं, इंटेगुमेंट है। ठीक, एक बात आपको पहले से ही पता है कि इंटेगुमेंट दो होते हैं, आउटर और इनर। जो आउटर इंटेगुमेंट है वो बना लेता है टेस्टा, और जो इनर इंटेगुमेंट है वो बना लेता है टेगमेन। तो ध्यान से सुनिएगा, टेस्टा और टेगमेन क्या है, तो हम कहेंगे कि ये सीड कोट है। लेकिन है वास्तव में क्या, तो ये कुछ नहीं है, ये इंटेगुमेंट के, ओव्यूल के जो इंटेगुमेंट हैं वही सीड कोट में कन्वर्ट हुए। तो आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा में और इनर इंटेगुमेंट टेगमेन में, और टेस्टा और टेगमेन आर द सीड कोट। एक क्वेश्चन, एक आया हुआ सवाल है कि सीड कोट थिन और मेम्ब्रेनस किसमें होता है, थिन एंड मेम्ब्रेनस सीड कोट पाया जाता है मेज में, ठीक है, व्हीट में, और किसमें,
ग्राउंड नट में। किसमें नहीं पाया जाता है ये सवाल पूछा गया था, तो आंसर देंगे कोकोनट। तो थिन एंड मेम्ब्रेनस किसमें नहीं होता है, तो आंसर देंगे कोकोनट। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। सीड कोट क्या है, तो कहोगे ये है इंटेगुमेंट, किसका, ओव्यूल का। दूसरा, सीड के अंदर अगर जाके देखोगे तो सीड के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, सीड के अंदर हमको मिलेगा इम्ब्रायो। क्या मिलेगा, इम्ब्रायो। और इम्ब्रायो से अटैच हमको क्या मिलेंगे, कॉटिलिडान। मान लेते हैं कि ये डाइकाट सीड है अगर, तो देखिए सीड के अंदर दूसरी चीज जो हमको मिलेगी वो मिलेगी इम्ब्रायोनल एक्सिस, और क्या मिलेगा, कॉटिलिडान। हाँ वो अलग बात है, कॉटिलिडान की संख्या 1 भी हो सकती है, कॉटिलिडान की संख्या 2 भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा सीड है। अगर मोनोकाट का सीड है तो 1 मिलेगा, डाइकाट का सीड है तो 2 मिलेगा। ठीक है। एक और खास बात है, हो सकता है कि देखिए सीड में क्या क्या मिला, तो सीड में हमको मिला सीड का कोट, और हमको क्या मिला, सीड में हमको मिला इम्ब्रायो या इम्ब्रायोनल एक्सिस, सीड में हमको क्या मिला, कॉटिलिडॉन मिला। हाँ सीड में प्लस माइनस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्या, तो आंसर देंगे इंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म वाली कहानी पहले से ही पता है, अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में तो एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, और अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा तो मिल जाएगा। तो भी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये जो कॉटिलिडान है जिनकी संख्या 1 भी हो सकती है, जिनकी संख्या 2 भी हो सकती है, ये क्या है, तो वास्तव में क्या होते हैं, ये थिक स्वेलन पार्ट होता है, मोटे मोटे होते हैं, और इसमें पाया जाता है इबंडेंट रिजर्व फूड। इसमें एबंडेंट रिजर्व फूड पाया जाता है, जो कब यूज होगा, तो यूज होगा ये सीड के जर्मिनेशन में। तो कॉटिलिडान क्या होते हैं, तो कहोगे थिक स्वेलन पार्ट। स्पेशली ये थिक स्वेलन किसमें होते हैं, तो आंसर देंगे लेग्यूम्स में। जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर है उनकी अगर हम बात करें तो उसमें 2 कॉटिलिडान होते हैं, थिक होते हैं, स्वेलन होते हैं। इतना ज़्यादा रिजर्व मटेरियल होता है कि उसका यूज करते हैं किसमें, तो आंसर देंगे सीड के जर्मिनेशन में। ठीक है। सीड के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, सीड कोट पाया जाएगा, इम्ब्रायो पाया जाएगा, कॉटिलिडान पाए जाएंगे, और एंडोस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इस आधार पर कि एंडोस्पर्म होगा कि नहीं होगा, इस आधार पर देखते हैं। तो अगर हम सीड की बात करें तो सीड होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है एंडो स्पर्मिक सीड, इसी को कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। एक होता है नॉन एंडो स्पर्मिक सीड, इसी को कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। और एक होता है पेरी स्पर्मिक सीड। सबसे पहले तो हमको इन सब के एग्जाम्पल याद कर लेने हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर एंडोस्पर्मिक की बात करेंगे तो इसमें आएगा व्हीट, मेज, राइस। ठीक है, व्हीट मिलेगा, मेज मिलेगा, राइस मिलेगा, कोकोनट। ठीक है, और
कैस्टर, कम से कम इतने नाम तो आप याद ही रखोगे। नॉन एंडोस्पर्मिक में ग्राम मिलेगा, पी मिलेगा, बीन मिलेगा, ग्राउंडनट मिलेगा और आर्किड मिलेंगे, ठीक है। और पेरी स्पर्मिक में मिलेगा हमको ब्लैक पेपर और बीट, ठीक, चुकंदर। अब सवाल ये है कि किस सीड को हम एंडोस्पर्मिक कहेंगे, किस सीड को हम नॉन एंडोस्पर्मिक कहेंगे और किस सीड को हम पेरीस्पर्मिक कहेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट हो, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो, या कह सकते हो रेजिडुअल एंडोस्पर्म है, रेजिडुअल एंडोस्पर्म है। तो अगर सीड में रेजिडुअल एंडोस्पर्म है तो उसको हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। क्यों है? तो क्यों पहले से ही एक्सप्लेन हो चुका है। क्या? एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया गया है। एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाई, किसके द्वारा? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के द्वारा पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हुआ है, इसी नाते उसमें एंडोस्पर्म है। जबकि ये कौन है? इसमें एंडोस्पर्म नहीं है, एंडोस्पर्म एब्सेंट इन मैच्योर सीड। और क्यों एब्सेंट है? क्योंकि एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया होगा। क्योंकि एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड किसके द्वारा? तो आंसर देंगे क्या? एम्ब्रायो। जब डेवलपिंग एम्ब्रायो था उस दौरान ही सारा एंडोस्पर्म उसने खत्म कर दिया, तो नहीं बचा, कोई बात नहीं। अब आता है पेरीस्पर्मिक सीड। ये क्या है? तो ऐसा सीड जिसमें पाया जाए पेरीस्पर्म, सीड विद पेरीस्पर्म, इसकी को कहते हैं पेरीस्पर्मिक सीड। ये क्या है? तो पेरीस्पर्म वास्तव में परसिस्टेंट न्यूसेलस है। नियम समझ लो क्या नियम? ये इधर देखिए, ये मान लेते हैं ओव्यूल है, तो ओव्यूल का ये मान लेते हैं, जरा नियम देखो बेटा। नियम ये है कि जो न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस का काम ये है कि जब पहले एम्ब्रायोसैक बन रहा था उस समय इसने न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया। एम्ब्रायोसैक के अंदर एग सेल था, उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, उसमें सेंट्रल सेल बन गए, से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गई। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनने लगा, पीईसी से एंडोस्पर्म बनने लगा। तो जैसे जैसे एंडोस्पर्म बनता जाएगा एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन मिलने लगेगा। तो न्यूसेलस का कोई काम नहीं है। ज्यादातर सीड में न्यूसेलस डीजेनरेट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लेकिन कुछ जगहों पर न्यूसेलस डीजेनरेट नहीं होता है। जो न्यूसेलस डीजेनरेट नहीं होता है उसी बचे हुए न्यूसेलस का नाम क्या है? पेरीस्पर्म है। तो पेरीस्पर्म क्या है? तो कहोगे परसिस्टेंट न्यूसेलस है। ठीक है, ये न्यूसेलस डीजेनरेट नहीं हुआ है। ऐसे सीड जिसमें न्यूसेलस पहले से मौजूद हो, अभी डिजेनरेट ना हुआ हो, उसी को कहते क्या है? पेरीस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल क्या है? ब्लैक पेपर और बीट। ठीक है, चलिए किसी पर्टिकुलर
किसी पर्टिकुलर सीड की अगर हम बात करें तो सीड में पाया जाता है मॉइस्चर, लेकिन जैसे जैसे सीड मैच्योर करेगा, एज सीड मैच्योर क्या होगा, वाटर लॉस। एनसीईआरटी में लिखा है कितना, 10 to 15%, 10 to 15% लॉस हो जाएगा। तो वैसे वैसे ये हो जाएगा ड्राई सीड, और इस ड्राई सीड के अंदर जो इम्ब्रायो पाया जाएगा उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी वो स्लो डाउन हो जाएंगे। ऐसा सीड जिसके अंदर के एम्ब्रायो की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए, उस सीड को कहेंगे डॉर्मेंट सीड। क्या कहेंगे, डॉर्मेंट सीड। और इसी प्रोसेस को कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। तो सीड डॉर्मेंसी क्या है, तो कहोगे सीड डॉर्मेंट हो जाए, कैसे, ड्राई हो जाए, और क्या, उसके अंदर का जो एम्ब्रायो है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाए। सीड डॉर्मेंसी क्यों हुई, उससे क्या फायदा होगा, तो फायदा देख लें क्या है। सीड डॉर्मेंसी का एक बेनिफिट फायदा होता है कि बचाना है, प्रिवेंट एम्ब्रायो इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में एम्ब्रायो को बचाना है, ठीक है। तो कैसे क्या हो जाता है, तो प्रिवेंट कर देंगे क्या, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन को ही प्रिवेंट कर देंगे। तो सीड जर्मिनेशन रोकेंगे, पर्पज ये है कि सीड जर्मिनेट नहीं करेगा तो उसका जो एम्ब्रायो है वो बचा रहेगा, और जब कंडीशन फेवरेबल आएगी तब सीड को क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन अगर आ जाए, फेवरेबल कंडीशन अगर आ जाए तो सीड क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो जनरल कहानी ये भी है कि जैसे जैसे सीड मैच्योर होती है वैसे वैसे सीड में वाटर कंटेंट कम होता जाता है, वैसे वैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती जाती है, सीड ड्राई होता जाता है, और उसी को हम कहेंगे कि सीड डॉर्मेंट स्टेज में चला गया है या सीड डॉर्मेंसी हो गई है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर दिया गया है। जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो फिर से इस सीड को क्या करेंगे, जर्मिनेट कर लेंगे। चलिए अब एनसीईआरटी में जरा पढ़ लेते हैं। नाइन्थ अक्टूबर को इस चैप्टर का बच्चों टेस्ट है, बायोस्टार टेस्ट सीरीज का, और टेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चन 100% एनसीईआरटी से रहेंगे, एक एक एनसीईआरटी की लाइन से सवाल रहेगा, ठीक है। तो नाइन्थ के जो टेस्ट है उसकी तैयारी करते रहिए, सारे लेक्चर देख डालिए, एक एक क्वेश्चन लगा डालिए, क्वेश्चन की बुकलेट आपको कल मिल जाएगी। दो मिनट बच्चों।
चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है। तो जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा है, देखिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनों पर कमांड आपका होना ही चाहिए, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। देखो लिखा है इन एंजियोस्पर्म, जो सीड है वो फाइनल प्रोडक्ट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सीड को कहेंगे क्या, ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। सीड कहाँ बनेगा, फ्रूट के अंदर बनेगा। किसी एक सीड में क्या होगा, सीड कोट होंगे और क्या होगा, कॉटिलिडान होंगे और क्या होगा, एम्ब्रायोनल एक्सिस होगा। जो कॉटिलिडान है ये टिक कर लीजिए, ऑफ एम्ब्रायो आर, ये सिंपल स्ट्रक्चर हैं लेकिन ये थिक होते हैं और स्वेलन होते हैं, कारण स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड होता है, स्पेशली किसमें, लेग्यूम में। ठीक है। मैच्योर सीड कैसा होगा, ये नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस हो सकता है। और नॉन एल्ब्यूमिनस वो होते हैं जिसमें क्या नहीं पाया जाता है, रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया गया है किसके द्वारा, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में, जैसे पी में और ग्राउंडनट में। लेकिन जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, ठीक है, इसमें पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म पाया जाता है। क्यों, क्योंकि नॉट कंप्लीटली यूज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसे व्हीट में, मेज में, बार्ली में और कैस्टर में। कभी कभार देखने को मिलता है कुछ सीड में, जैसे ब्लैक पेपर में, जैसे बीट में, क्या बचा रहता है, रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस का कुछ हिस्सा बचा रहता है, उसको परसिस्टेंट न्यूसेलस भी कहेंगे। इस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस को कहते क्या है, पेरी स्पर्म, और ऐसे सीड को क्या कहेंगे, पेरी स्पर्मिक सीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटेगुमेंट जो होते हैं वो सूख जाते हैं, टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट बना लेते हैं। हाँ, एक पॉइंट छूट गया था बच्चों, जरा देख लो। किसी पर्टिकुलर ओव्यूल में, किसी पर्टिकुलर ओव्यूल में या किसी सीड को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सीड में हमको स्मॉल पोर देखने को मिलेगा। ये जो स्मॉल पोर है ये वास्तव में माइक्रोपाइल है। ओव्यूल का माइक्रोपाइल अब सीड में स्मॉल पोर बना लेता है। और यहां होता क्या है, तो यहां से एंट्री होगी किसकी, ऑफ O2 और किसकी, वाटर। किस पर्पज से, तो वही पर्पज है, जर्मिनेशन। तो किसी सीड पर एक छोटा सा पोर पाया जाएगा, और जो छोटा सा पोर है वो वास्तव में है क्या, वो कुछ नहीं, वो माइक्रोपाइल ही है, और काम वही है, इससे O2 आती रहेगी, इससे वाटर आता रहेगा। किस पर्पज से, सीड के जर्मिनेशन। माइक्रोपाइल पाया जाएगा स्मॉल पोर के फॉर्म में, कहाँ, सीड कोट पर। इसका काम है एंट्री करना है ऑक्सीजन का और वाटर का, किसमें, सीड में। कब, टर्मिनेशन में। जैसे जैसे सीड मैच्योर करेगा इसका वाटर कंटेंट घटता जाएगा और सीड कैसा हो जाएगा, ड्राई। कितने परसेंट, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास लॉस कर जाएगा। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रायो वो भी क्या हो जाएंगी, स्लो डाउन हो जाएंगी। एम्ब्रायो किस में चला जाएगा, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, कहोगे क्या, डॉर्मेंसी। हाँ, अगर कंडीशन फेवरेबल वापस हो गई, जैसे मॉइस्चर मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, टेम्परेचर मिल जाए, तो फिर से क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां से अब शुरू हो गया है फ्रूट, तो हम लोग फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट फॉर्मेशन। अभी तक हम लोगों को पता चल चुका है कि फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए होता क्या है, जो ओवरी होती है, ओवरी वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट में।
चलिए ठीक है, ओवरी तो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, लेकिन बाकी हिस्सों का क्या होगा? जो अदर फ्लोरल पार्ट है, जैसे सेपल है, जैसे पेटल है, जैसे स्टेमन है, जैसे स्टिग्मा है, जैसे स्टाइल, जितने फ्लोरल पार्ट हैं वो सब सूख के गिर जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो अदर पार्ट हैं, अदर फ्लोरल पार्ट, नाम लिख लो। तो जैसे सेपल है, जैसे पेटल है, जैसे स्टैमेन है, जैसे स्टिग्मा है, और जैसे स्टाइल, ये सब के सब सूख के गिर जाएंगे। विथर्ड एंड फॉल ऑफ, ठीक है। लेकिन लेकिन एक चीज हो जाएगा, क्या? जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। तो जब ओरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है तो ओरी की वाल पाई जाती है। जो ओरी की वाल होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट वाल में। तो ये बहुत बढ़िया चीज मिल गई। ओरी की वाल किस में कन्वर्ट हो गई? फ्रूट की वाल। और फ्रूट की वाल को कहते क्या है? इसको कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं? पेरिकार्प। किसी फ्रूट में अगर देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा फ्रूट, चेंज कर लेते हैं इसको। मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर फ्रूट है, ठीक है। तो होता क्या है कि किसी फ्रूट में सेंटर में तो हमको सीड मिल जाएगा, तो ये मान लेते हैं कि सीड है। अब देखिएगा, किसी भी फ्रूट में, किसी भी फ्रूट में क्या क्या होता जरा देखिएगा। तो ये लेयर, ये लेयर और ये लेयर, ये तीन लेयर दिखाई पड़ रही हैं। इसको कहते हैं इपीकार्प। इसे कहते हैं मीजोकार्प। और इसे कहते हैं एंडोकार्प। और तीनों को मिला के कहते हैं क्या? पेरिकार्प। तो क्या होता है, किसी भी फ्रूट की जो फ्रूट वाल होती है उसमें कितनी लेयर होती हैं? तो आंसर देंगे 3 लेयर, एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। अलग अलग फ्रूट में अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे किसी में एपीकार्प थिन होती है, मीजोकार्प थिक होती है, किसी में मीजोकार्प भ्यूकार्प हो जाती है, केवल एंडोकार्प होती है। तो अलग अलग स्थितियां होती हैं। जैसे मैंगो में, तो मैंगो में जो मीजोकार्प है वो थिक और फ्लैसी होता है, लेकिन कोकोनट में जो मीजोकार्प है वो फाइब्रस होता है। तो ये नहीं कह सकते एक जैसा होगा, लेकिन हाँ, एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प होगा। अब एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प की कंडीशन कैसी होगी तो वो एक अलग मसला है, वो टाइप ऑफ फ्रूट पर होता है। याद रखना है तो हम दो चीजें याद रख सकते हैं, दो चीजें हम याद रखें। जो मैंगो है उसका मीजोकार्प थिक एंड फ्लैसी होता है, लेकिन लेकिन जो कोकोनट है, कोकोनट का जो मीजोकार्प है वो फाइब्रस होता है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल बात हो गई अलग से। फिर भी किसी फ्रूट में पाई जाती है फ्रूट वाल, और फ्रूट वाल को कहते हैं पेरिकार्प। और पेरिकार्प के होते हैं 3 लेयर, एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। जो एपीकार्प है वो अक्सर थिन होता है, मीजोकार्प अक्सर थिक होता है, और जो एंडोकार्प है वो हार्ड स्टोनी होता है। तो स्पेशली हम लिख ही लेते हैं इसको, क्यों छोड़ा जाए।
मैंगो में इपीकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प कैसा होता है? तो जो इपीकार्प है वो थिन होता है, मीजोकार्प थिक और फ्लैसी होता है, और एंडोकार्प बिल्कुल हार्ड और स्टोनी होता है। ठीक है, तो अलग अलग फ्रूट में अलग अलग स्थिति होती है। ये हार्ड स्टोनी एंडोकार्प मिलेगा, मीजोकार्प अक्सर इडिबल पार्ट होता है। तो मैंगो में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इडिबल पार्ट क्या है, तो हम कहेंगे वो मीजोकार्प है। लेकिन कोकोनट में मीजोकार्प तो फाइबरस होता है, वो नहीं खाते हैं। कोकोनट का जो एडिबल पार्ट होता है वो एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, चलिए। फ्रूट दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं फ्लैसी फ्रूट और एक होते हैं ड्राई फ्रूट। फ्लैसी फ्रूट वो होते हैं जिसका पेरिकार्प सूखा हुआ नहीं होता है। स्पेशली जो मीजोकार्प है वो सूखा हुआ नहीं होता है। लेकिन ड्राई फ्रूट वो होते हैं जिनका पेरिकार्प ड्राई हो जाएगा। अब जब पेरिकार्प सूख जाएगा तो फल भी सूख जाएगा, इसी को कहते हैं ड्राई फ्रूट। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हैं ड्राई फ्रूट के, एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्राउंड नट, एग्जाम्पल दिया है मस्टर्ड। जबकि फ्लैसी फ्रूट में बहुत सारे हैं, जैसे मैंगो, गुआवा और ऑरेंज। ठीक है, तो दो प्रकार के फ्रूट हो गए, ड्राई और फ्लैसी। किस आधार पर कि पेरिकार्प कैसा है। अगर पेरिकार्प सूखा नहीं है, अभी वो फ्लैसी है, जूसी है, स्पेशली मीजोकार्प, तो उसको हम फ्लैसी फ्रूट कहते हैं। और अगर वो सूख गया है तो उसको हम लोग कहेंगे ड्राई फ्रूट। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर फ्रूट दो प्रकार के होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में अंतर देख लीजिए। अभी पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं कि फ्रूट किससे बनते हैं, तो आप कहोगे ओरी से। कब बनते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। तो ऐसा कोई भी फ्रूट जिसके बनाने में सिर्फ ओरी ही इन्वॉल्व हो, ओरी के अलावा कोई और पार्ट इन्वॉल्व ना हो, ऐसा फ्रूट जो डेराइव फ्रॉम क्या, तो आंसर देंगे ओरी ओनली, केवल ओरी ही इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग कहेंगे ट्रू फ्रूट। लेकिन इधर देखो, ऐसा फ्रूट डेराइव फ्रॉम ओवरी एंड अदर पार्ट। ओवरी तो यूज हो ही, लेकिन साथ में क्या यूज हो जाए, कुछ अदर पार्ट, जैसे जैसे कि थैलमस। तो याद रखिएगा, अगर फ्रूट सिर्फ ओरी से बना है तो हम कहेंगे ट्रू फ्रूट, लेकिन अगर ओरी के साथ उसमें कुछ और शामिल हो गया है तो फिर उसको हम कहेंगे फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो है एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैज्यू। तो तीन नाम दिए हैं, इसमें एप्पल स्पेशली याद रखिएगा। अब एप्पल की स्थिति जरा देख लेते हैं क्या होती है। होता ये है,
होता ये है कि जरा देखिए, मान लेते हैं कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, ठीक है। और ये देखिए, ये मान लेते हैं कि थैलमस है। ऐसे होना चाहिए कि थैलमस नीचे था, ओरी ऊपर थी। लेकिन होता क्या है कि जो ये थैलमस है ये ग्रो कर जाएगा और थैलमस ग्रो करके ओरी को चारों तरफ से घेर लेगा। अब अगर थैलमस ग्रो करके ओरी को चारों तरफ से घेर लेगा तो देखो क्या होगा। तो होगा ये कि ये तो है ओवरी और ये है थैलमस, ये दोनों किसके पार्ट हो गए? फ्रूट के पार्ट हो गए। तो जब कभी फ्रूट बनने में थैलमस इन्वॉल्व हो जाए या कोई और पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाए तो उसी को हम लोग कहेंगे क्या? फॉल्स फ्रूट। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि एप्पल में क्या खाते हैं, एडिबल पार्ट क्या है, तो आंसर देंगे थैलमस है, ठीक है। तो जब कभी किसी पर्टिकुलर फ्रूट को बनाने में क्या हो जाए, किसी पर्टिकुलर फ्रूट को बनाने में ओवरी के अलावा कुछ और हिस्से शामिल हो जाएं तो उसको हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट। तो मोस्ट ऑफ फ्रूट क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ फ्रूट तो ट्रू फ्रूट होते हैं, लेकिन एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है और कैज्यू किस में आते हैं? तो आंसर क्या देंगे? फॉल्स फ्रूट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फ्रूट दो प्रकार के होते हैं। देखो जरा क्या दो प्रकार के होते हैं। अगर कोई फ्रूट बने फार्म विद फर्टिलाइजेशन, सामान्यतः क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वही तो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो अगर फर्टिलाइजेशन के बाद ही ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हुई हो तो ये सामान्य फ्रूट है, यही नॉर्मल फ्रूट है, ठीक है। और इस नॉर्मल फ्रूट में हुआ क्या होगा कि जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो गई होगी? फ्रूट में कन्वर्ट हो गई होगी। किसके द्वारा? फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन कभी कभार ये देखने को मिलता है कि बगैर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या कहा? फ्रूट बना है फॉर्म्स ये बना है और ये बना है। कैसे? विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है तो इसी को कहते हैं पार्थिनो कार्पिक फ्रूट। कौन सा फ्रूट? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और इसी प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी क्या है? तो पार्थिनोकार्पी क्या है? तो कहोगे फ्रूट बनाओ क्या? विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बना लोगे तो उसको हम कहेंगे क्या? पार्थिनोकार्पी। और जो फ्रूट बनेगा उसको हम कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बस एक गड़बड़ी हो गई, जरा देखिए इधर।
ये मान लेते हैं कि स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है और इसके अंदर ये ओव्यूल है। अभी देखिए हुआ क्या है, फर्टिलाइजेशन के बगैर जो ये ओवरी है, इसने कहा हम क्या बना लेंगे, फ्रूट बना लेंगे, जबकि नियम क्या है, नियम है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होनी चाहिए, लेकिन बगैर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो गए, तो इसके अंदर का जो ओव्यूल है वो नाराज हो जाएगा, वो कहेगा नहीं हम सीड में नहीं कन्वर्ट होंगे, नॉट सीड फार्म, ये सीड नहीं बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब ओरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी बिना फर्टिलाइजेशन है, उस केस में ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या इस फल में सीड मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में नो सीड प्रेजेंट, या हम कह सकते हैं सीडलेस फ्रूट, ठीक है। अब सवाल है कि एग्जाम्पल कौन से हैं, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल सबसे बढ़िया बनाना है, एक क्वेश्चन, ना मिले तो ग्रेप्स, दूसरा क्वेश्चन, ना मिले तो टोमेटो, तीसरा क्वेश्चन। तो बनाना मिल सकता है, ग्रेप्स मिल सकता है, टोमेटो मिल सकता है, पपाया भी मिल सकता है, ठीक। लेकिन सबसे बढ़िया आंसर हम लोग क्या देंगे, बनाना ही देंगे, क्योंकि जो ग्रेप, टोमेटो और पपाया है इसका जो सीडलेस फ्रूट है वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, जबकि बनाना का तो नेचुरल तरीके से होता है। एक क्वेश्चन और है, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बनाओगे तो कहोगे क्या, आप कहोगे पार्थिनोकार्पी। सवाल है कौन इंड्यूस करेगा, इंड्यूस बाई, तो आंसर देंगे प्लांट हार्मोन। एनसीईआरटी में लिखा है कि प्लांट हार्मोन यूज करके पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कौन सा हार्मोन, तो हार्मोन देखो कौन सा हार्मोन यूज करेंगे, तो याद रखिएगा ऑक्जिन हार्मोन, एनसीईआरटी में लिखा है। हाँ अगर ऑक्जिन ना मिले तो हम जा सकते हैं किसकी तरफ, जिब्रेलिन की तरफ, लेकिन सबसे बढ़िया आंसर हमको क्या मिलना चाहिए, ऑक्जिन। तो ये इंपॉर्टेंट है। फ्रूट बनने के दो तरीके हैं, एक फर्टिलाइजेशन के बाद, एक फर्टिलाइजेशन के बिना। अगर फर्टिलाइजेशन से साथ बना है तो वो सामान्य फल है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन के बगैर बन गया है तो उसको हम कहेंगे क्या, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनने के तरीके को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। इस केस में एक गड़बड़ी हो जाएगी, ओवरी तो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई है लेकिन ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं होगा, और इसी नाते इसमें सीड नहीं होंगे, इसी नाते इसको कहेंगे सीडलेस फ्रूट। एक क्वेश्चन। दूसरा एग्जाम्पल में बनाना, ग्रेप, टोमेटो, पपाया बहुत सारे हैं, इसमें से जो बनाना है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, बाकी जितने हैं वो सब क्या है, आर्टिफिशियल। पार्थिनोकार्पी को आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो आंसर देंगे प्लांट हार्मोन के द्वारा, कौन से, ऑक्जिन और जिब्रेलिन। अब इस बात को एनसीईआरटी में देख लेते हैं बच्चों, 2 मिनट।
चलिए ये देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में फ्रूट के बारे में कैसे लिखा हुआ है। लिखा है जैसे ही ओव्यूल मैच्योर होके सीड में कन्वर्ट होता है वैसे ही ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में, और ओव्यूल का सीड में और ओवरी का फ्रूट में जो बनना है वो क्या है, साइमल्टेनियस है। एक और काज, वाल ऑफ ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वाल ऑफ फ्रूट, और उसको कहोगे क्या, पेरिकार्प। फ्रूट दो प्रकार के होते हैं, फ्लैशी जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। फ्रूट ड्राई भी होता है जैसे ग्राउंडनट और मस्टर्ड। फ्रूट इवाल्व, फ्रूट के पास एक मैकेनिज्म होती है सीड डिस्पर्सल के लिए। क्या, जरा समझ लीजिए, फ्रूट जो जूसी होते हैं वो इसी पर्पज से होते हैं कि कोई एनिमल इन जूसी फ्रूट को खाएगा और कहीं दूर जाकर के सीड फेंकेगा, तो जहां सीड फेंकेगा वहां तक तो सीड चले गए। अगर जूसी ना होता तो कोई खाता नहीं, और कोई खाता नहीं तो सीड वहीं पड़े रहते पेड़ के नीचे। तो सीड डिस्पर्सल के लिए ही फ्रूट को इतना बढ़िया टेस्टी बनाया जाता है। ये फर्जी कहानी, इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ है, क्या कोई रिलेशनशिप है नंबर ऑफ ओव्यूल और नंबर ऑफ सीड, तो कहोगे हाँ पक्का रिलेशन है, जितने ओव्यूल होंगे उतने ही क्या होंगे, सीड होंगे। इन मोस्ट ऑफ प्लांट फ्रूट डेवलप कहाँ से, ओवरी से, ठीक है, जबकि बाकी जो पार्ट हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगे और गिर जाएंगे। लेकिन कुछ स्पीसीज जैसे कि एप्पल में, जैसे कि स्ट्रॉबेरी में, जैसे कि कैज्यू में क्या होता है, थैलमस आल्सो कंट्रीब्यूट इन फ्रूट फॉर्मेशन, थैलमस भी इन्वॉल्व हो जाता है, और ऐसे फ्रूट को कहते क्या हैं, फॉल्स फ्रूट। मोस्ट ऑफ फ्रूट हाउ एवर डेवलप ओनली, देखो लिखा है साफ साफ, ओनली फ्रॉम कहाँ से, ओवरी। तो जब सिर्फ ओवरी से बनेंगे उनको कहोगे क्या, ट्रू फ्रूट। यद्यपि इन मोस्ट ऑफ स्पीसीज फ्रूट किसके रिजल्ट हैं, फर्टिलाइजेशन, अक्सर फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज में, कुछ स्पीसीज में क्या है जरा देखो, कुछ स्पीसीज में फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसे फ्रूट को कहते हैं क्या, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बनाना एक एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। पार्थिनोकार्पी इंड्यूस की जा सकती है एप्लीकेशन ऑफ क्या, ग्रोथ हार्मोन। जैसे, अब जैसे नहीं दिए हैं नाम, लेकिन कम से कम ऑक्सीजन याद रखिएगा। और ऐसे फल कैसे होते हैं, तो आंसर देंगे सीड लेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी में देखिए पैराग्राफ दिया है एडवांटेज ऑफ सीड, इसको एनसीईआरटी से ही देख लेते, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। जैसे जरा देखो क्या क्या है, तो अगर एडवांटेज में पूछेगा एडवांटेज क्या है सीड के, तो एनसीईआरटी में लिखा है कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हैं जैसे पॉलिनेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन, ये इंडिपेंडेंट होते हैं वाटर पर, लेकिन जो सीड फॉर्मेशन है ये मोर डिपेंडेबल होता है। सीड में बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजी होती है, किसके लिए, डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट। सीड हेल्प करते हैं किसमें, स्पीसीज, हेल्प टू स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरिया। अगर सीड ना होते तो फिर पौधा दूर कैसे जाता, क्योंकि पौधा तो चल नहीं सकता है, तो जब कहीं कोई एनिमल फ्रूट लेके जाएगा तो सीड भी वहां चले जाएंगे, तो किसी नए एरिया में वो पौधा कैसे उगेगा, क्योंकि वहां सीड को पहुंचना चाहिए, तो सीड कैसे पहुंचेगा, फल के साथ पहुंचेगा, तो इसका मतलब डिस्पर्सल हो जाएगा। सीड में पाया जाता है सफिशिएंट फूड, और ये फूड किस में इस्तेमाल होगा, ये सीडलिंग को नरिश करेगा, कब तक करेगा, जब तक क्या ना होने लगे, फोटोसिंथेसिस। तो जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तब तक एनर्जी कौन देगा, तो आंसर क्या देंगे, सीडलिंग को एनर्जी कौन देगा, यही सीड देगा। सीड का जो हार्ड सीड कोट है वो प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है किसको, यंग एम्ब्रायो।
सीड चूंकि किसका प्रोडक्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसी नाते ये जनरेट करता है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन पर्पस क्या होगा, वेरिएशन। ठीक, और देखो सीड आधार है हमारे एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर सीड ना होता तो बहुत मुश्किल हो जाता। क्यों, पहले होगा डिहाइड्रेशन, होगी डार्मेंसी किसकी, मैच्योर सीड की। ये क्रूसियल है दो पर्पस से, एक स्टोरेज के पर्पस से और दूसरा इसका यूज करोगे एज ए फूड, और फिर साल भर इसी को खाओगे और साथ में अगले साल रेज करोगे क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। करा इमेजिन करो एग्रीकल्चर इन एब्सेंस ऑफ सीड, तो इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक पोर्शन यहां और दिया है, एक पोर्शन ये जो पैराग्राफ दिया है ये वायबिलिटी का दिया हुआ है, वायबिलिटी ऑफ सीड। इसका सिर्फ एक मतलब होता है, किसी भी सीड के अंदर इम्ब्रायो है और इम्ब्रायो के जर्मिनेट करने की जो योग्यता है, एबिलिटी टू जर्मिनेट, उसी को कहते हैं वायबिलिटी। तो ये क्या है, ये है एबिलिटी टू जर्मिनेट। और कब तक जर्मिनेट करेंगे, तो वायबिलिटी अक्सर लॉस हो जाएगी, कभी न कभी तो वायबिलिटी लॉस होगी ही। कब लॉस होगी, तो कुछ सीड में ये कुछ महीनों में ही खत्म हो जाती है, कुछ में ये सालों में चलती है। तो किस सीड की वायबिलिटी कितनी होती है वो याद नहीं रख सकते हैं, एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दिए हैं तो दो याद कर लीजिएगा। जैसे देखो लिखा है, हाउ लॉन्ग डू सीड रिमेन एलाइव आफ्टर दे डिस्पर्स, दिस पीरियड वेरीज ग्रेटली। लिखा है कुछ स्पीसीज में सीड लॉस वायबिलिटी विद इन फ्यू मंथ, लेकिन ज्यादातर स्पीसीज में सीड जिंदा रहते हैं कई सालों तक। ठीक है, ये हो सकता है सैकड़ों सालों तक जिंदा रहें। एक रटने वाला सवाल है, आप रट लीजिएगा। क्या, ओल्डेस्ट वायबल, ओल्ड वायबल सीड, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आप आंसर दीजिएगा ओल्डेस्ट वायबल सीड किसका है, ल्यूपिन का, या कहोगे लुपिनस आर्कटिकस का। ये कहां से मिला, आर्कटिक टुंड्रा से मिला, और इसका सीड जर्मिनेट किया जानते हो कितने सालों बाद, 10,000 साल बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओल्डेस्ट वायबल सीड किसका है, कहोगे ल्यूपिन या लुपिनस आर्कटिकस का। कितने सालों बाद ये जर्मिनेट किया, 10,000 ईयर। ठीक है, रिसेंट में एक नया सीड मिला है जिसकी वायबिलिटी 2000 साल पुरानी है, 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड मिला है। किसका, डेट पाम का। बोटेनिकल नेम क्या है, फेनिक्स डेक्टाइलीफेरा। कहाँ से मिला, तो कहोगे किंग हेराल्ड के पैलेस से मिला। ये कहाँ है, डेड सी। तो वायबिलिटी में केवल 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। वायबिलिटी क्या है, तो कहोगे सीड के जर्मिनेट होने की जो एबिलिटी है वो वायबिलिटी है। सीड की जो वायबिलिटी है वो लॉस जरूर होगी, बस कब लॉस होगी ये पता नहीं। जैसे ये कुछ महीनों में लॉस हो सकती है, कुछ सालों में लॉस हो सकती है। ठीक है, सैकड़ों सालों के बाद भी हो सकता है सीड जिंदा हमको मिल जाए। स्पेशली 2 नाम याद रखिएगा, ओल्डेस्ट वायबल सीड किसका है, तो कहेंगे ल्यूपिन या लुपिनस आर्कटिकस का है। कितने साल बाद, 10,000 साल की वायबिलिटी रही सीड की। दूसरा, डेट पाम फेनिक्स डेक्टाइलीफेरा के सीड की वायबिलिटी कितने साल रही, तो 2000 साल रही। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहां हमको और याद रखना है। कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर फ्रूट में कितने सीड मिलेंगे, तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ सीड मिल सकते हैं। जैसे आर्किड, तो 3 नाम यहां याद कर लीजिएगा। एक नाम आप आर्किड याद रखिएगा, एक नाम ओरो बैंकी याद रखिएगा, और एक नाम स्ट्राइगा। ये 3 नाम याद रख लीजिए, और याद ये रख लीजिए कि थाउजेंड्स सीड इन वन फ्रूट,
किसी एक फल में कितने सीड पाए जा सकते हैं, इसकी कोई संख्या नहीं है, फिर भी एक फल में हजारों सीड पाए जाएं, तो आंसर क्या दोगे? आर्किड, ओरोबैंकी और स्ट्राइगा। दो स्पेशल सवाल याद कर लीजिएगा। ये जो आर्किड है, इसी का सबसे छोटा सीड है। स्मॉलेस्ट सीड किसका है? आर्किड का। ये जो ओरोबैंकी है, इसी में पाए जाते हैं मैक्सिमम नंबर। अगर क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम सीड इन वन फ्रूट, तो आंसर क्या देंगे? ओरोबैंकी देंगे। ठीक है, बस इधर देख लेते हैं क्या लिखा है। तो आर्किड याद रखेंगे, इसमें हजारों सीड मिलते हैं। ऐसे ही पैरासिटिक स्पीसीज हैं जैसे ओरोबैंकी, स्ट्राइगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगला फिकस गूलर, इसके फ्रूट में भी बहुत सारे हमको सीड मिलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कि फिकस का डेवलपमेंट एक छोटे से सीड से होता है। हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड ईच फिकस ट्री प्रोड्यूस, इसको गिनती नहीं करना है। अगर आप इमेजिन करो कि एक छोटे से सीड से इतना बड़ा गूलर का पेड़ कैसे बन गया। ठीक है, लास्ट हेडिंग बची है, ये लिख लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस पे लिखा हुआ है। लास्ट हेडिंग है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रायोनी। चलो इसको भी समझ लेते हैं। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, बेटा 2 मिनट का पॉज। तो इस चैप्टर की सबसे लास्ट हेडिंग हम लोग अब कंप्लीट करेंगे, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रॉयनी। हेडिंग में एक्सप्लेनेशन या समझने से पहले कुछ रटने वाली बातें आप लिख लीजिए, वो रट जरूर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। फिर समझ लेते हैं। ऐसे 4 शब्द हैं। एक शब्द है एपोमिक्सिस, एक शब्द है पार्थिनोकार्पी,
पार्थिनोकार्पी, एक शब्द है पार्थिनोजेनेसिस, ठीक, और एक शब्द है पॉली इम्ब्रायोनी। इन चार शब्दों का पहले मतलब आप लिख लीजिए। अगर आपको मतलब याद रहा तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि सीड बनाओ, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। और इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिए हैं। एस्टिरेसी और ग्रासेज के जो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ एस्टिरेसी एंड ग्रासेज, अभी बताएंगे क्या है। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है, पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। और एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, एग्जाम्पल हम याद रखेंगे बनाना। तीसरा आता है एम्ब्रायो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रायो बनाओ बिना फर्टिलाइजेशन के। इसका एग्जाम्पल है हनी बी। अभी पार्थेनोजेनेसिस हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। फिर आता है पॉली एम्ब्रायोनी, मोर देन वन एम्ब्रायो, और इसका एग्जाम्पल है सिट्रस, मैंगो। कुछ न समझ में आए तो कम से कम ये चार रट जरूर लेंगे। क्या रट लेंगे जरा देखिए। एपोमिक्सिस का मतलब है सीड बनाना है, वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के। पार्थिनोकार्पी का मतलब है फ्रूट बनाना है, वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के। और पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है एम्ब्रायो बनाना है, वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के। तो तीनों चीजें विदाउट फर्टिलाइजेशन ही हैं। बस ये ध्यान रखना है कि सीड बन रहा है कि फ्रूट बन रहा है कि एम्ब्रायो बन रहा है। अगर सीड बना दोगे तो एपोमिक्सिस, फ्रूट बना दोगे तो पार्थिनोकार्पी, एम्ब्रायो बना दोगे तो पार्थिनोजेनेसिस। पॉली एम्ब्रायोनी का मतलब होता है मोर देन वन एम्ब्रायो, एक से ज्यादा एम्ब्रायो। अब सवाल है एक से ज्यादा एम्ब्रायो कहां से आ गए? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, क्या वो भी आगे देखेंगे। अब एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा है एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल में मेंबर ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासेज। पार्थिनोकार्पी में बनाना दिया हुआ है, हनी बी पार्थिनोजेनेसिस का एग्जाम्पल है, और सिट्रस और मैंगो पॉली एम्ब्रायोनी का। अब हमको थोड़ी सी दो तीन बातें एपोमिक्सिस की अलग से पढ़नी है और दो तीन बातें हमको पॉली एम्ब्रायोनी की अलग से पढ़नी है। तो ये याद जरूर रखिएगा इतना, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखें क्या है। अब एपोमिक्सिस देखते हैं। तो बेटा एक शब्द होता है एम्फीमिक्सिस, और ये एम्फीमिक्सिस वास्तव में क्या है? तो वास्तव में ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दो तीन पहचान होती हैं। क्या क्या पहचान होती है जरा देखिए।
तो एक तो इसमें गैमीट बनेगा, दूसरा इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, तीसरा इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ये सही बात है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ना तो रिडक्शन डिवीजन करिए और ना ही फर्टिलाइजेशन करिए, मतलब बिना रिडक्शन डिवीजन बिना फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड जाइगोट बना लीजिए, उसी कंडीशन को हम कहेंगे क्या, एपोमिक्सिस। तो ये तो एम्फीमिक्सिस था ना बेटा, ये तो एम्फीमिक्सिस है। एम्फीमिक्सिस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमीट बनेगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और वो भी कैसा, 2n का जाइगोट बनेगा। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक शब्द है एपोमिक्सिस। अब ये कौन सी चीज है ये देखो, तो जब अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये एपो शब्द का मतलब होता है के बिना, किसके बिना, मिक्सिंग, फर्टिलाइजेशन के बिना जाइगोट बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये वास्तव में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये वास्तव में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात है ये नकल कर रहा है, मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें भी ध्यान सुनिएगा, इसमें भी एपोमिक्सिस में भी क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, वो भी कैसा बनेगा, 2n का, लेकिन जाइगोट फॉर्म विदाउट, ना तो क्या हुआ होगा, रिडक्शन डिवीजन, ना तो रिडक्शन डिवीजन एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो कमाल की बात देखो क्या है, ना तो रिडक्शन डिवीजन किए और ना ही फर्टिलाइजेशन किए, फिर भी डिप्लॉयड जाइगोट बना लिए। इसका मतलब कुछ हुआ होगा, क्या हुआ होगा अभी देखेंगे। तो एपोमिक्सिस और एम्फीमिक्सिस कंपैरेटिव टर्म है। एम्फीमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें अच्छे से गैमीट बनेगा, अच्छे से रिडक्शन डिवीजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और तब जाइगोट बनेगा। ना रिडक्शन डिवीजन करिए ना फर्टिलाइजेशन करिए, लेकिन जाइगोट बना लीजिए। जाइगोट बन रहा है इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, लेकिन उसके पहले फर्टिलाइजेशन भी तो होना चाहिए, वो नहीं हुआ है, इसका मतलब एसेक्सुअल है। तो ये वास्तव में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो नकल किसकी कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि ये भी जाइगोट बना रहा है, क्योंकि ये भी जाइगोट बना रहा है। अब जब जाइगोट बन जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, तो जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। तो असली चीज ये है कि सीड फार्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड कैसे बन गया, तो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर जाइगोट बन सकता है तो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड भी बन सकता है। तो ऐसा कोई भी तरीका जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ओव्यूल को सीड में कन्वर्ट कर लेंगे, उसी तरीके को कहोगे क्या, एपोमिक्सिस। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि रिडक्शन डिवीजन भी नहीं किए हो, फर्टिलाइजेशन भी नहीं किए हो और फिर भी डिप्लॉयड जाइगोट बना लिए हो, तो कुछ तो खेल हुआ होगा। तो क्या हुआ है वो देखें। तो जरूर क्या हुआ है, मान लेते हैं कि ये एक ओव्यूल है, और अगर ये ओव्यूल है तो ओव्यूल में होता क्या है कि भाई ये इंटेगुमेंट ऐसे होते हैं, ये स्थिति है। ये भी आपको पहले से पता है कि ये है न्यूसिलस, और न्यूसिलस की कोई एक सेल
क्या बना लेती है? मेगा क्या बना लेती है? मेगा स्पोर मदर सेल, जो कि होती कैसी है? 2n की। सब कुछ अगर सही होता तो इस मेगा स्पोर मदर सेल में होना चाहिए रिडक्शन डिवीजन। तो अगर रिडक्शन डिवीजन होता तो मेगा स्पोर बनते किसके? n के। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? इसमें हो गई माइटोसिस। अगर इसमें माइटोसिस हुई तो क्या नहीं हुआ? कहोगे नो रिडक्शन डिवीजन। अब अगर बगैर रिडक्शन डिवीजन माइटोसिस करके मेगा स्पोर बनाओगे तो जरा रिजल्ट देखो क्या होगा। इससे बनेंगे मेगा स्पोर। कैसा बनेगा? अब ये मेगा स्पोर बनेगा 2n का। अगर यह रिडक्शन डिवीजन होता तो ये किसका बनता? n का। इस मेगा स्पोर में माइटोसिस होगी, पहले भी माइटोसिस होती थी, और इससे बनेगा इम्ब्रायोसैक। इम्ब्रायोसैक भी किसका बनेगा? 2n का। अगर इम्ब्रायोसैक 2n का होगा तो इसकी एग सेल भी किसकी बनेगी? 2n की। अब एग सेल बन गई 2n की तो क्या फर्टिलाइजेशन करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। सीधे क्या बनाइए? जाइगोट किसका? 2n का। यहां क्या नहीं हुआ? नो फर्टिलाइजेशन। अब काम की बात आप देखिए। देखिए दो चीजें यहां मिस हो गई। क्या मिस हुआ? पहले रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, इस नाते बन गया डिप्लॉयड मेगा स्पोर, फिर बन गया डिप्लॉयड एम्ब्रायोसैक, फिर बन गया डिप्लॉयड एग सेल। तो अब अगर फर्टिलाइजेशन करोगे तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसी नाते फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, सीधे डिप्लॉयड जाइगोट बना लेंगे। तो जब कभी डिप्लॉयड एग सेल बनेगी, बननी कैसी चाहिए थी? हेप्लॉयड। बन कैसे गई? डिप्लॉयड। जब कभी डिप्लॉयड एग सेल बनेगी तब बगैर फर्टिलाइजेशन सीधे वो जाइगोट में कन्वर्ट होगी। तो अगर सीधे वो जाइगोट में कन्वर्ट हो गई तो ओव्यूल सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। सीड बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एपोमिक्सिस। अब पॉलीब्रानी देखते हैं। पॉलीब्रानी का मतलब तो ये है कि बनाओ, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो। किसमें? इन एम्ब्रायोसैक। अब क्या होता गड़बड़ी जरा देखिए, तो फिर से समझना पड़ेगा। देखो, मान लेते हैं कि ये एक कोई ओव्यूल है और ओव्यूल में ये उसके इंटेगुमेंट हैं, और ये है न्यूसेलस। और आपको पहले से ही पता है कि जो न्यूसेलस है इसी के अंदर बनेगा क्या? एम्ब्रायोसैक। ये मान लेते हैं बन गया एम्ब्रायोसैक। और ये भी पहले से पता है कि एम्ब्रायोसैक में पाई जाती है एग सेल। ये भी पहले से पता है। और अगर एग सेल का फर्टिलाइजेशन हो जाए तो बनेगा क्या? जाइगोट। और जाइगोट से बनेगा क्या? एम्ब्रायो। इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। बढ़िया, एम्ब्रायोसैक हेप्लॉयड है, एग सेल हेप्लॉयड है, जाइगोट डिप्लॉयड है, एम्ब्रायो डिप्लॉयड है। कोई गड़बड़ी अभी तक नहीं हुई। लेकिन देखो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूसेलस को डिजेनरेट हो जाना चाहिए।
शुड डी जनरेट, इसको डिजनरेट हो जाना चाहिए, लेकिन ये डिजनरेट नहीं हुआ। और क्या गड़बड़ी हुई देखो, गड़बड़ी ये हो गई कि जो न्यूसेलस की सेल्स हैं, सेल ऑफ न्यूसेलस, इन्होंने डिवीजन शुरू कर दिया। अब जब ये डिवीजन शुरू करेंगे तो सेल ऑफ न्यूसेलस होंगी क्या, 2n की, इनके डिवीजन से नए एम्ब्रायो बनने लगेंगे और वो भी क्या होंगे, 2n के। अब देखो क्या हुआ, एक तो वो एम्ब्रायो है जो नेचुरली बना था और एक वो एम्ब्रायो बन गया जो नहीं बना था। अब देखिए मोर देन वन एम्ब्रायो हो गया, इसी को कहेंगे पॉली एम्ब्रायोनी। ये कहानी किसमें होती है, तो ये कहानी होती है सिट्रस में और किसमें, मैंगो में। तो सिट्रस और मैंगो में क्या हुआ, न्यूसेलस की जो सेल है उनके डिवीजन से और एम्ब्रायो बनने लगे। तो जब और एम्ब्रायो बनने लगेंगे तो एक तो असली वाला एम्ब्रायो, इधर से पता नहीं कितने एम्ब्रायो बनाओगे तो ढेर सारे हो जाएंगे और उसको कहेंगे क्या, पॉली एम्ब्रायो। ठीक है, बस इतना ही एनसीईआरटी में दिया है, तो लो एनसीईआरटी भी देख लेते हैं उसमें कैसे लिखा हुआ इस बात को। चलिए, लिखा है आल्थो सीड इन जनरल आर प्रोडक्ट ऑफ क्या, फर्टिलाइजेशन, लेकिन कुछ कुछ फ्लावरिंग प्लांट जैसे कुछ स्पीसीज एस्टरेसी की और किसकी, ग्रासेज, इन्होंने इवाल्व किया है एक स्पेशल मैकेनिज्म जिसमें क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सीड, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब विदाउट फर्टिलाइजेशन बनाओगे तो कहेंगे क्या, एपोमिक्सिस। कह रहा व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो भी पीछे पढ़ के आए, पार्थेनोकार्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है क्या, एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो नकल कर रहा है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कह रहा बहुत सारे तरीके हैं एपोमिक्टिक सीड बनाने के, एपोमिक्सिस से जो सीड बनाओगे उसको एपोमिक्टिक सीड कहेंगे। कुछ स्पीसीज में एग सेल हेप्लॉइड की जगह क्या बन गया, हेप्लॉइड की जगह क्या बना, डिप्लॉइड। और कैसे बना अभी हमने आपको समझाया है। अब जब डिप्लॉइड एग सेल बनेगा तो बिना रिडक्शन डिवीजन के ही बना होगा और फिर ये सीधे डेवलप होगा किसमें, एम्ब्रायो में, वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के। कुछ स्पीसीज जैसे सिट्रस में, जैसे मैंगो में, देखो क्या हुआ, सिट्रस और मैंगो में क्या हुआ है, न्यूसेलर की जो सेल हैं जो एम्ब्रायो सैक के चारों तरफ पाई जाती हैं वो भी डिवाइड करने लगी और कहाँ प्रोट्यूड कर गई, एम्ब्रायो सैक में, और क्या बना ली, एम्ब्रायो बना ली। ऐसी स्पीसीज में जो ओव्यूल होगा उसमें मेनी एम्ब्रायो मिलेंगे। लिखा है अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इन ए सीड, इसको कहोगे क्या, पॉली एम्ब्रायोनी। कह रहा टेक आउट द सीड ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम एंड ऑब्जर्व मेनी एम्ब्रायो ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। कह रहा है काउंट करो नंबर ऑफ एम्ब्रायो, कोई मतलब नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमेक्टिक एम्ब्रायो, तो आंसर देंगे सेम। ठीक है, कैन दे बी कॉल्ड क्लोन, तो आंसर देंगे यस, इनको क्लोन कह सकते हैं। ये एक पैराग्राफ और दिया हुआ है, एक पैराग्राफ और दिया है जिसमें एडवांटेज, फायदे की बात की गई है कि आखिर एपोमिक्सिस के क्या फायदे हैं। तो जरा फायदे को भी 2 लाइन में समझ लेते हैं। देखो क्या है, मान लेते हैं कि कोई प्लांट ए है, कोई दूसरा प्लांट बी है, इन दोनों प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन से बना हाइब्रिड प्लांट। ठीक, लेकिन यदि इस हाइब्रिड प्लांट में क्या हो जाए,
रिडक्शन डिवीजन हो जाए और क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो देखो होगा क्या, जो प्रोजनी बनेंगे, मतलब सीड बनेंगे, उसी के बाद तो प्रोजनी बनेगी। इस प्रोजनी में दो समस्याएं होंगी। इसमें जो करेक्टर आपने एग्रीगेट किया है, इसके करेक्टर को इसके करेक्टर के साथ इकट्ठा किया है, बड़ी मुश्किल से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से आपने हाइब्रिड प्लांट बनाया, अगले ही जनरेशन में जो करेक्टर हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। करेक्टर सेग्रीगेट, अब करेक्टर अगर सेग्रीगेट कर गए तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। तो करेक्टर सेग्रीगेट ना हो इसका तरीका क्या है, तो देखो इस हाइब्रिड प्लांट में करा दीजिए एपोमिक्सिस और इससे बनाइए सीड। कौन से, एपोमिक्टिक सीड। कौन से, एपोमिक्टिक सीड। खास बात, नो सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन नहीं होगा, मेंटेन रहेंगे क्या, हाइब्रिड करेक्टर। तो एपोमिक्सिस का ये फायदा है कि किसी पर्टिकुलर हाइब्रिड प्लांट में अगर एपोमिक्टिक सीड बनवाएंगे तो हाइब्रिड करेक्टर सेपरेट नहीं होंगे। अब देख लेते हैं एनसीईआरटी में कैसे लिखा है। देखो लिखा हुआ है, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिव कल्टीवेटेड। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड से इंक्रीज हो जाती है क्या, प्रोडक्टिविटी। लेकिन एक प्रॉब्लम है हाइब्रिड के साथ, क्या, जो हाइब्रिड सीड होंगे वो प्रोड्यूस एवरी ईयर। अगर इफ सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन, उनको बोया जाएगा तो जो प्लांट्स होंगे प्रोजनी के, वहाँ क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा। और क्या नहीं मेंटेन करेंगे, हाइब्रिड करेक्टर। और प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड बहुत कॉस्टली होता है, इस नाते कास्ट क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी और ये एक्सपेंसिव हो जाएगा किसके लिए, फार्मर। तो एक काम ना करें, देखो लिखा है इफ हाइब्रिड प्लांट को क्या किया जाए, एपोमिक्सिस में रखा जाए तो क्या नहीं होगा, नो सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर, एक ये फायदा। और जो हाइब्रिड प्रोजनी होंगी, जो जो भी प्रोजनी बनेगी वो बिल्कुल सच हाइब्रिड के जैसे बनेगी। ठीक, तो फार्मर को कहा जाए कि आप एपोमिक्स कराइए और हाइब्रिड सीड को कलेक्ट करिए और उससे रेज करिए न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर, और बार बार खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए कि जो एपोमिक्सिस है उसका हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा उपयोग है, पूरी दुनिया में ये रिसर्च हो रही है कि कौन सा जीन है जो एपोमिक्सिस करवाता है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो जेनेटिक्स है एपोमिक्सिस की, और ट्रांसफार्म करो एपोमिक्टिक जीन को किसमें, हाइब्रिड में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 9 अक्टूबर को इस चैप्टर का टेस्ट है। 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहेंगे, एक एक लाइन से क्वेश्चन रहेंगे और एसर्शन रीजन भी रहेंगे, स्टेटमेंट बेस भी रहेंगे। तो जैसा एग्जाम में पेपर आता है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।